Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Today we will learn Hindi grammar, lesson number 8, lesson name Kriya, part 2. बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने जाना क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हमने जानी थी। पहली बात, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अपूर्ण होता है। दूसरी, क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं तथा लिंग वचन कारक के कारण इनका रूप बदल जाता है। तीसरी बात थी, वाक्य में क्रिया के आधार पर ही कर्ता के लिंग वचन एवं कारक और काल का अनुमान लगाया जा सकता है। चौथी बात जो थी क्रिया के संदर्भ में हमने जानी थी, वाक्य में क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्दों की। पांचवी बात, जब किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और जब कर्ता के साथ परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में लिखा है, पिता पुत्र से समर्थ अब पढ़ो। पिता माँ से अभी उसे मत बुलाओ, समर्थ पढ़ रहा है। तीसरे चित्र में समर्थ इस समय पढ़ रहा होगा। चौथे चित्र में अब तक तो समर्थ ने यह पाठ पढ़ लिया होगा। बच्चों, यहाँ पर देखिए, सभी वाक्यों में आए क्रियापदों में पढ़ का प्रयोग समान रूप से हुआ है। यही क्रिया का मूल रूप है, इसे धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तू सर्वनाम के साथ मूल धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, तू के साथ यहाँ पर धातु रूप प्रयोग किया गया है क्रिया का। तू खेल, तू जा, तू नाच, तू बोल। तो यहाँ पर क्रिया का मूल रूप दिखाई दे रहा है। तू सर्वनाम शब्द के साथ मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खेल प्लस ना खेलना, इसी तरह से जा प्लस ना जाना, और भी शब्द हो सकते हैं, पढ़ना, बोलना, खाना इत्यादि। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहला हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक शब्द का निर्माण अ और कर्मक दो शब्दों से हुआ है, जिसका अर्थ है कर्म के बिना। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, नहाना, सोना, हंसना, रोना, चलना, रूठना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र सहित दिए गए हैं कुछ वाक्य। सुनीता हंसती है, यश माँ से रूठा है, बबलू खिलौने के लिए रो रहा है, राहुल तेज चलता है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है। इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि वाक्य में आई क्रिया के साथ क्या प्रश्न करके देखने से अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर देखिए वाक्य दिए गए हैं, सुनीता हंसती है, तो इस वाक्य में कर्म क्या है? हंसती है। इसके साथ क्या लगाकर प्रश्न किया, क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार मोहन माँ से रूठा है, क्रिया क्या है? यहाँ पर रूठा है। उसके साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या रूठा है? कोई उत्तर नहीं, तो ये क्रिया भी अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बबलू खिलौनों के लिए रो रहा है, रो रहा है क्रिया है, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं, तो ये भी क्रिया अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य, मोहन तेज चलता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? चलता है। क्या लगाकर प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, क्या चलता है? कोई उत्तर नहीं, तो ये क्रिया भी अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार क्रिया के साथ अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और हमको कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। कर्म के आधार पर दूसरा जो भेद है क्रिया का वो है सकर्मक क्रिया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस कर्मक, अर्थात कर्म सहित क्रिया।
वह क्रिया जो वाक्य में कर्म प्रकट या अप्रकट रूप से की अपेक्षा रखती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है, मोहन खाता है। यहाँ पर कर्म अप्रकट है। दूसरे वाक्य में मोहन भोजन खाता है। यहाँ पर कर्म प्रकट रूप से है। अन्य वाक्य सुरेश पढ़ता है। यहाँ पर भी कर्म अप्रकट रूप में दिया है। दूसरे वाक्य में सुरेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर कर्म प्रकट रूप से दिया है। यहाँ पर पुस्तक कर्म है। इस बात को हम ये तालिका जो दी गई है इससे समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य मोहन खाना खाता है, कर्म यहाँ पर अप्रकट है। क्या खाता है दिया नहीं गया है। अगर हम क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं क्या खाता है तो हमको अप्रकट रूप में अप्रकट उत्तर मिलता है। हो सकता है वो रोटी खा रहा हो, बिस्किट खा रहा हो या कुछ और खा रहा हो, तो यहाँ पर अप्रकट है कर्म। लेकिन कर्म है वाक्य में वो अप्रकट है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ तो मोहन खा रहा है, तो यहाँ पर ये क्रिया सकर्मक है। इसी तरह से मोहन भोजन खाता है, यहाँ पर प्रकट रूप में कर्म दिया गया है। इसको हम जानेंगे क्रिया के साथ प्रश्न कर कर। क्या खाता है, प्रकट है भोजन, तो ये सकर्मक क्रिया है। सुरेश पढ़ता है, अप्रकट है यहाँ पर कर्म। क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, अप्रकट रूप में कुछ भी हो सकता है, समाचार पत्र, पुस्तक इत्यादि। तो यहाँ पर ये क्रिया भी सकर्मक है, लेकिन यहाँ पर कर्म प्रकट रूप में नहीं दिया गया है, अप्रकट रूप में है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर देखिए कर्म प्रकट है, पुस्तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वाक्य में है। क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक, प्रकट है यहाँ कर्म, ये भी सकर्मक क्रिया है। तो वह क्रिया जो वाक्य में कर्म प्रकट या अप्रकट रूप से की अपेक्षा रखती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रिया होती हैं। कर्म कभी प्रकट होता है इन वाक्यों में और कभी अप्रकट होता है। सकर्मक क्रिया भी निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, वे सकर्मक क्रियाएं हैं जिनका केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्मक कही जाती हैं। जैसे शालू अखबार पढ़ रही है, मैंने कार खरीदी। इन उदाहरणों में अखबार और कार कर्म हैं जो क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रिया है पढ़ रही है, क्या लगाकर प्रश्न करिए क्या पढ़ रही हो, तो उत्तर मिला अखबार। इसी तरह दूसरे वाक्य में क्रिया है खरीदी, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे क्या खरीदी, तो उत्तर मिला कार। वाक्य में एक ही कर्म है, दोनों ही वाक्य में एक ही कर्म है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं होंगी, खरीदी और पढ़ रही है। सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद द्विकर्मक क्रिया। पहला हमने पढ़ा एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया। इन वाक्यों में पढ़ाया और दिया के साथ क्या प्रश्न करने पर क्रमशः पाठ और वेतन प्राप्त होता है। करके देखते हैं बच्चों। क्या पढ़ाया, पाठ, क्या दिया, वेतन। क्रिया शब्दों के साथ हमने क्या लगाकर प्रश्न किया तो हमको उत्तर मिला। तथा किसे या किसको प्रश्न करने पर, अब देखते हैं बच्चों, किसे या किसको प्रश्न करने पर क्रिया के साथ किसे पढ़ाया, छात्रों को। फिर किसे वेतन दिया, मजदूरों को। उत्तर प्राप्त हुआ, तो ये उत्तर ही कर्म है। दोनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं, इसलिए पढ़ाया और दिया क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों ध्यान देंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के साथ जब दो कर्म होते हैं, तो यहाँ पर क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया तो हमको दो उत्तर प्राप्त हुए। तो पढ़ाया और दिया यहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला हमने पढ़ा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक।
सकर्मक के भी दो भेद हमने पढ़े, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जानेंगे। पहला हमने कर्म के आधार पर पढ़ा। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद माने जाते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। यहाँ पर देखिए सुंदर, यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, उसके माध्यम से भी दिखाया गया है 5 भेद यहाँ पर बच्चों प्रयोग या संरचना के आधार पर। पहला है सामान्य क्रिया या सिंपल वर्ब। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, बच्चों परिश्रम करो, मैं भारतीय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। यहाँ पर गया, करो, हूँ, डरता, ये सब क्रियाएं हैं और एक ही क्रिया का प्रयोग यहाँ पर वाक्य में हुआ है। तो जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं हमको। इसी तरह से मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ पर और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मैंने कार्य कर लिया है, वह खाना खा चुका है। तो ये सभी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होंगी। तीसरा नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द है लात, उससे क्रिया बनेगी लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ये सभी संज्ञा शब्द हैं, लात, बात, हाथ। अपना सर्वनाम शब्द है, इससे क्रिया बनेगी अपनाना। नरम विशेषण है, विशेषता बताने वाला शब्द है, इससे क्रिया शब्द बनेगा नरमाना। 60 विशेषण है, सठियाना। तो ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं। बच्चों अभी तक हमने प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद देखे। सामान्य क्रिया जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, संयुक्त क्रिया जिसमें एक से अनेक क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है, नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं। उसी क्रम में चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया या कंसेटिव वर्ब। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई, उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, मैंने उससे यह बात पूछवाई। तो यहाँ पर कर्ता का स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य कराने का बोध हो रहा है। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया, एब्सोल्यूटिव वर्ब। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य के मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए। ध्यान देंगे बच्चों, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। जैसे वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, मुख्य क्रिया से पहले ही क्रिया हो रही है। यहाँ पर देखिए पहुंचकर, पहले पहुंचेगा फिर गृह कार्य करेगा। तैमूर ने बलकरण से छीनकर दूध पिया, ठीक है, पहले छीना फिर दूध पिया। तो यहाँ पर जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए, पहले पहुंचकर फिर बैठ गए।
सौम्या पढ़कर सो गई, तो पहले पढ़कर फिर सो गई। तो जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व आए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पहुँचकर, छीनकर, पढ़कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पाठ में हमने जो मुख्य बातें जानी उसको हम एक बार पुनः दोहराएंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अपूर्ण होता है। कभी कभी क्रिया प्रत्यक्ष होती है तो कभी कभी उसका स्पष्ट आभास होता है। क्रिया शब्द विकारी होते हैं, अतः लिंग, वचन व कारक के कारण इनका रूप बदल जाता है। वाक्य में क्रिया के आधार पर ही कर्ता के लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया जा सकता है। वाक्य में क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्दों की। जब वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जब वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के साथ आता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती, एक कर्मक व द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया व पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, आज हमने पाठ क्रिया पढ़ा। इसको आप एक बार पुनः विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।